बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन जो आज हमारी क्लास है, ये वाइट कलर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है। वाइट कलर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने कुछ डिस्कशन जो इंट्रोडक्टरी टाइप थी वो हमने स्टार्ट में कर ली थी कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम थोड़ी सी डिटेल में, थोड़ी सी लेंथ में वाइट कलर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम बिजनेस करते हैं या किसी बिजनेस को के अंदर किसी भी पोजीशन के अंदर होते हैं, किसी इदारे में या अपना कोई बिजनेस है आपका, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए, वाइट कलर क्राइम का और मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ये जो आज हम टेक्निक पढ़ेंगे इनको आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टेक्निक आपको पता होंगी तो आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर या जहां पे आप किसी पोजीशन में होंगे वहां पे आप फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये चीजें जो हो रही हैं, ये चीजें अगर हो रही हैं तो इससे क्या चीज मतलब लिया जा सकता है, ये जैसा क्यों हो रहा है। जो वाई है उसका आपको आंसर मिलेगा, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दैट इज हैपनिंग एंड हाउ दैट इज हैपनिंग, इनका आपको आंसर मिलेगा इसके अंदर, इसी फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन के अंदर। तो व्हाइट कलर क्राइम हमारे यहाँ पे आज पढ़ने का मकसद, या मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे पढ़ने का मकसद ये नहीं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करें, बल्कि ये है कि हमारे सामने अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, हमारे बिजनेस के अंदर हो रही हो या आपके सामने, तो आप डिटेक्ट कर सकें। इस क्लास के अंदर हम मनी लॉन्ड्रिंग और जो वाइट कलर क्राइम उसके बारे में पढ़ेंगे, वाइट कलर क्राइम और उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि बाकी क्राइम से ये मुख्तलिफ कैसे होते हैं, और जो मेजर वाइट कलर क्राइम्स है वो कौन कौन से हैं। और ये हम देखेंगे कि वाइट कलर क्राइम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमिट किए जाते हैं। और फिर हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और इसको जो रियल वर्ल्ड के अंदर टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि आपका इसमें रोल क्या है, एज ए फोरेंसिक अकाउंटेंट आपका रोल क्या है। आपका रोल जो है मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आपका रोल यही है कि आपने डिटेक्ट कैसे करना है, और आपका रोल ही ये जो स्टार्ट में पॉइंट्स हैं उन्हीं के अंदर मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाइट कलर क्राइम क्या होता है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब हमारी क्लास इंट्रोडक्शन में थी कि ये हाई स्टेटस पे बैठे हुए, बॉस पोजीशन पे बैठे हुए लोग, अच्छे स्टेटस पे बैठे हुए लोग अपने पोजीशन को, अपनी पोजीशन को, अपनी उस जिस स्टेटस में होते हैं उस स्टेटस को यूज करके ये कमिट किया जाता है। आप डेफिनेशन देखें, अब वाइट कलर क्राइम क्या होता है, अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि किसी अच्छे रिस्पेक्टेबल स्टेटस पे वो बैठे होते हैं और अपने उसी स्टेटस को एक्सरसाइज करते हुए वो जो कमिट करते हैं, दैट इज वाइट कलर क्राइम। और वाइट कलर क्राइम जो होते हैं, इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इसके इन करेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि ये नॉन वायलेंट होते हैं और फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं। मीन के इनके पीछे ज्यादातर जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है वो फाइनेंस का होता है। और ये जो बिजनेस के अच्छे प्रोफेशनल हैं, मीन के हाई सीट पे बैठे होते हैं, एग्जेक्टिव में बैठे होते हैं, मैनेजमेंट में बैठे होते हैं, ज्यादातर वो लोग करते हैं, अपने स्टेटस को यूज करते हैं। अच्छा, अभी इसमें देखें कि इसके अंदर व्हाइट कलर क्राइम के अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ये प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर होते हैं। ये गली में नहीं होते, स्ट्रीट में नहीं होते कि राह जाते हुए किसी के साथ ये व्हाइट कलर क्राइम नहीं होता, आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई व्हाइट कलर क्राइम नहीं हो सकता। तो व्हाइट कलर क्राइम हमेशा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी न किसी प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर होता है। इसके अंदर कंसीलमेंट और डिसेप्शन इन्वॉल्व होती है। जिस तरह कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था ना, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, फ्रॉडस्टर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद इसके बाद जो हैप्चुअल ऑफेंडर है उसके बारे में कुछ पढ़ा था। तो यहाँ पे देखें कि वही डिसेप्शन होती है और उसमें कंसीलमेंट होती है, आपने एक्शन की, लीगल एक्शन की। और इसका मकसद क्या होता है कि प्रोफेशनल एडवांटेजेस और फाइनेंशियल एडवांटेज, जो फाइनेंशियल एडवांटेज है वो गेन करना।
और ये व्हाइट कलर क्राइम जो होता है एज कम्पेयर टू ब्लू कलर क्राइम या स्ट्रीट क्राइम, दैट इज एक्चुअली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि ये लोग अच्छे स्टेटस पे बैठ के ये क्राइम कमिट करते हैं और अपने उसी स्टेटस को एक्सरसाइज करते हुए जो उसके साइन हैं वो डिलीट भी करते हैं। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि परफेक्ट क्राइम क्या होता है? अ क्राइम विच लीव्स नो साइन। तो फिर मैंने ये भी बताया था कि फॉरेंसिक ये कहती है ऑन द अदर हैंड, एक तरफ है परफेक्ट क्राइम, उसके अपोजिट फॉरेंसिक साइंस क्या कहती है? फॉरेंसिक साइंस ये कहती है कि देयर इज नो परफेक्ट क्राइम इन दिस यूनिवर्स। फिर ऐसा कोई क्राइम है ही नहीं है जो परफेक्ट हो। मीन के क्रिमिनल ऑलवेज, जो क्रिमिनल होता है दैट ऑलवेज लीव साइन। वो अपने कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई साइन, कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ के जाता है जिससे आपने उसको डिटेक्ट करना है। तो एक्चुअली ये है कि ये आपका जो काम है और क्रिमिनल का काम है एक दूसरे के अपोजिट होता है कि उसने हाइड करनी है, और जो अकाउंटेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है इसने वो चीजों को डिटेक्ट करना। जो व्हाइट कलर क्राइम होते हैं इनमें एक करेक्टरिस्टिक ये भी होते हैं कि बहुत बड़े लेवल के, हाई लेवल के, मैसिव लेवल के फाइनेंशियल लॉस करते हैं पब्लिक को या इन्वेस्टर्स को उस अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये व्हाइट कलर क्राइम की कुछ करेक्टरिस्टिक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करते हैं कि व्हाइट कलर क्राइम जो है ये किस तरह के होते हैं और किस तरह से लोग उसको कमिट करते हैं। इसमें कारपोरेट फ्रॉड आता है। कारपोरेट फ्रॉड कौन से होते हैं? कि जिसके अंदर जैसे कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप फ्रॉड करते हैं लोग, कि अ, जो आपने रिटर्न्स जमा करवाए हैं या आपने जो स्टेटमेंट बनाई है फाइनेंशियल फाइनेंस की, अगर आपने टैक्स अवेड करना है तो उसमें आपने रिटर्न्स के अंदर, या अगर आप एक डिपार्टमेंट में बैठे हुए आपने अपनी रिपोर्टिंग जो करनी है अपनी टॉप लीडरशिप को, उसके जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट देनी है उसके अंदर उसके अंदर जो चीजें करनी है, ये कॉर्पोरेट फ्रॉड होते हैं। एम्बेजलमेंट थोड़ा सा इसके कॉर्पोरेट फ्रॉड से थोड़ी सी लो डिग्री की होती है। इसमें एक्चुअली होती है कि जो आपके हवाले कुछ किया गया है और उसमें आप कुछ पैसे जो हैं वो ऊपर नीचे कर लेते हैं। और जैसे कि इसमें मेथड्स दिए, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंपनी फंड, कि आपको दिया गया है फंड किसी खास पर्पज के लिए आपके पास पड़ा है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सीडेंटल फ्रैक्चर होता है उसके पास कुछ अमाउंट पड़ी है और काफी दिनों से पड़ी है, तो उसको अगर कोई प्रेशर आता है तो उसकी ऑनेस्टी जो होती है वो शेक कर जाती है। जब उसको प्रेशर आता है वो कहता है थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ वापस कर दूंगा, तो वो अपने पर्सनल यूज में लेकर आ जाता है या किसी और जगह पे यूज कर देता है। तो ये एक्चुअली एम्बेजलमेंट भी इसी में आती है। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग भी एक किस्म की ये फाइनेंशियल क्राइम के अंदर आता है, व्हाइट कलर क्राइम के अंदर आता है। कि इसमें ये होता है कि आप जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसको मिस यूज करके वहां से बेनिफिट्स लेते हैं कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कंपनी के अंदर बैठा है, उसे पता है कि फलां चीज है वो सेल होनी है, परचेज होनी है, तो वो क्या करता है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर किसी एजेंट को या किसी परचेजर को या सेलर को दे देता है कि ये चीजें आप करें, इसकी इतने में ये सेल हो जानी, इतने में ये इनकी इंटेंशन है, आप लें और आपसे मैं ले लूंगा। या ऐसा भी होता है कि बाहर किसी फेक पर्सन के थ्रू वो परचेजेस कर लेता है। इसकी एक बड़ी एग्जांपल ये भी है कि मार्केट के अंदर किसी को पता ही नहीं होता, उससे पहले वो शेयर बाई कर लेते हैं। वजह क्या है? अंदर से न्यूज ट्रेवल करती है कि ये कंपनी जो है ये आइंदा दिनों में पहले ये होगा इसके साथ, फिर ये होगा। अंदर की जो न्यूज होती है उनको बाहर यूज किया जाता है। इसके बाद ब्राइबरी और करप्शन। एम्बेजलमेंट जो होती है वो अपने, एम्बेजलमेंट और ब्राइबरी में डिफरेंस होता है। एम्बेजलमेंट में ये होता है कि अपने यूज में कर लेना पैसे, और ब्राइबरी और करप्शन के अंदर होता है कि किसी और को पैसे देकर उससे बेनिफिट्स लेना, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप पेमेंट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल को किक बैक्स टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं और वो नहीं मिलते, अब उनको आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट करके और कहते हैं कि ठीक है जी आपको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे मगर आपने मुझे इतने पेमेंट वापस करनी है। इसी तरह ये फाइनेंशियल क्राइम, व्हाइट कलर क्राइम के अंदर टैक्स एवेजन भी शामिल है, जिसके अंदर आप अपनी इनकम और एसेट्स को कंसील करते हैं या फेक एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं। ये आपके फेक एक्सपेंसेस क्लेम का मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस हुए नहीं है। अगर आप मेंशन करते हैं ये मेरा एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस, ताकि मेरी इनकम थोड़ी शो हो, और इनकम थोड़ी शो होगी तो फिर क्या होगा, रिजल्टेंटली टैक्स भी थोड़ा पे करना पड़ेगा।
इसके बाद है एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग भी आपका वाइट कलर क्राइम है। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे व्हाइट कलर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग। तो पहले हमने शुरू में ये व्हाइट कलर क्राइम की डिस्कशन की, और मनी लॉन्ड्रिंग भी क्या है, दैट इज वन ऑफ अ व्हाइट कलर क्राइम। अभी हम आगे देखते हैं कि व्हाइट कलर क्राइम लोग किस तरह से कंडक्ट करते हैं। क्योंकि वो अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं और उनके एक्सेस में सारी चीजें होती हैं, तो वो ज्यादातर ये करते हैं कि वो रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करते हैं, रिकॉर्ड के तो अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करते हैं और रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, अपनी अथॉरिटी को मिस यूज करते हैं। और उनका जो इंटरनल सिस्टम उस पर चूंकि एक्सेस होती है, तो इंटरनल सिस्टम को वो खुद से वीक करते हैं, इंटरनली कंट्रोल को भी वीक करते हैं। इंटरनल सिस्टम अपनी मर्जी से लेकर आते हैं, अपनी मर्जी का सिस्टम मुतारफ कराते हैं, जिसमें बाकी को फायदा हो या ना हो, मगर मुझे फायदा हो जो करने वाला है। इसलिए उनका एक्सेस होती है, तो उस एक्सेस को यूज करते हैं। और इसके बाद जो इंसाइडर्स होते हैं और थर्ड पार्टी के साथ क्लूजन करते हैं। इंसाइडर का जैसे मैंने पहले बताया कि जो बिजनेस कर रहे होते हैं अंदर से बाहर से राब्ते करके बिजनेस कर रहे होते हैं, मीन के कंपनी से बेनिफिट्स लेकर कंपनी के साथ ही तिजारत कर रहे होते हैं, कंपनी के साथ ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके। तो ये भी एक किस्म का वाइट कलर क्राइम ही है। अच्छा, उसके बाद व्हाइट कलर क्राइम इस तरीके से भी किया जाता है कि आप इंटरनल कंट्रोल को वीक कर देते हैं, या टॉप जो मैनेजमेंट है उसको ओवरराइड करना, क्योंकि उनके कंट्रोल में सब कुछ होता है। ये सारी चीजें अगर आप इसको कोरिलेट करें प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है, कि जिसके अंदर एक प्रेशर और अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के साथ अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब आप ट्रस्ट के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं, ट्रस्ट के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं कि इस बंदे की बहुत क्रेडिबिलिटी है। व्हाइट कलर क्रिमिनल जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है। सोसाइटी के अंदर उनका एक अच्छा स्टेटस होता है, उस स्टेटस को यूज करते हैं, वो सोसाइटी में भी हो सकता है, उस बिजनेस के अंदर भी हो सकता है। तो आप इसको रिलेट करें अगर एक्सीडेंटल फ्रॉडस्टर के साथ, तो उसको जब प्रेशर आता है अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक्चुअली जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अपॉर्चुनिटी के ऊपर नजर है, जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे चांसेस हैं कि मैनिपुलेशन होगी, वहां पे चांसेस हैं कि यहाँ पे फ्रॉड होगा, यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे व्हाइट कलर क्राइम होगा। तो ये तरीकाकार हैं जिस तरीके से व्हाइट कलर क्राइम जो है, ये व्हाइट कलर क्रिमिनल जो है वो क्राइम करते हैं। अभी हमने लास्ट जो पढ़ा था व्हाइट कलर क्राइम, उसमें एक किस्म हमने पढ़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होती है कि आप अ, एक इलीगल मनी है उसको वाइट करना। इलीगल मनी है, आपको कहीं से डर्टी मनी मिली है, किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शन से आपके पास आई है कि जिसको आप यूज नहीं करते नॉर्मली, तो उसको आप लेकर आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, उसको मुतारफ कराना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्डर से निकला है, लॉन्ड्रिंग मीन के साफ करना, क्लीन करना, एक डर्टी मनी को क्लीन करना। मनी आपके पास आ गई है, करप्शन से आई है, चाहे वो फ्रॉड से आई है, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग की गई है, मगर उसको आप सिस्टम में इजेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको नॉर्मल नेटवर्क में नहीं ला सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते, यूज करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले उसको इस मीन्स से गुजारना, इस मैकेनिज्म से गुजारना, कि जिस मैकेनिज्म के बाद अगर वो डिटेक्ट हो भी जाए, तो वो यही क्लियर हो कि ये इसकी प्रोसीड है, ये इसकी आउटकम है किसी लीगल और वैलिड बिजनेस से। तो इसकी स्टेजेस होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, नॉर्मली तीन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट, दूसरी होती है लेयरिंग, और तीसरी होती है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में ये होता है कि जो आपने छुपा के पैसा रखा होता है उसको पहले बाहर निकाला जाता है, क्योंकि सिस्टम में लेकर आना है, तो उसको फाइनेंशियल सिस्टम में लाने के लिए उसको बाहर निकाला जाता है। फिर उसकी लेयरिंग की जाती है। मीन के लेयरिंग का मतलब ये कि इसको जो आपके क्रिमिनल प्रोसीड है उससे दूर किया जाता है, मतलब जहां से आपने एक्चुअली लिया है ना, वहां से उसको दूर करते हैं।
और उसको दूर करने के बाद आप उसको जो फाइनेंस ओरिजिनल है उसके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे आगे अगर बताएंगे हम इसको कि ले रहे हैं कैसे करते हैं। अच्छा, इलीगल से पहले निकालते हैं और उसके बाद लीगल के करीब लेकर जाते हैं, और फिर उसको वापस लेकर आते हैं जहां पे उसको यूज करना है। इंटीग्रेट करते हैं आपको ओरिजिनल मनी के साथ, ओरिजिनल इकोनॉमी के अंदर क्लीन करने के बाद फिर आप कहते हैं ये देखो मुझे फलां प्रोसीड से आया है। अभी ये जो आपकी स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं, ये आगे हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे होती हैं, टेक्निक कौन कौन से यूज करते हैं मनी लॉन्डर। मनी लॉन्डर के पास जो टेक्निक्स हैं, ये बहुत सारे टेक्निक मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मनी लॉन्डर्स जो होते हैं वो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली रूटीन में कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए आप स्ट्रक्चरिंग। ये ऐसे होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके डिटेक्ट होने के चांसेस हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज उसके डिटेक्ट होने के चांसेस हैं। कैसे? अगर उस सारी की सारी अमाउंट 5 मिलियन 10 मिलियन को आप बैंक में रखें, तो वो फौरी से, वो उनका जो सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो ब्लिंक करता है, और रिपोर्टिंग सिस्टम उनका एक्टिवेट हो जाता है बैंक्स का, और वो ऑटोमेटिकली बैंक की मैनेजमेंट को भी हाईलाइट कर देता है, और ऑटोमेटिकली स्टेट बैंक को, एफआईए को और एफबीआर को उसकी रिपोर्ट चली जाती है। मीन कि इन्होंने उधर सिस्टम लगाए होते हैं कि ऑटो डिटेक्शन सिस्टम, कि अगर एक, जैसे कि एफबीआर के रूल्स के मुताबिक 1 मिलियन की अगर ट्रांजेक्शन कोई भी होगी, वैलिड है ट्रांजेक्शन या इलीगल जो भी है, जो भी कोई ट्रांजेक्शन 1 मिलियन प्लस की होगी वो बैंक रिपोर्ट करने के लिए पाबंद है। अब स्ट्रक्चरिंग में क्या है? स्ट्रक्चरिंग में ये इतनी अमाउंट को पोर्शन में कर लेना कि जिससे अ, जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको ऑटो रिपोर्टिंग से ना हो, अदरवाइज हो जाए कि खुद सर्च करे तो वो और बात है, मगर ऑटो रिपोर्टिंग से वो ना हो। शेल कंपनीज लोग बनाते हैं। शेल कंपनीज क्या होती हैं कि बाहर आप यहाँ पे बैठ के दुबई में, यूएसए में, बर्तानिया में, कहीं भी यहाँ पे बैठकर आप कंपनी बना लेते हैं, फिर कहते हैं वहां पे हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, और वहां से पैसा अंदर पाकिस्तान में इंजेक्ट करते हैं। जबकि एक्चुअली मैं थोड़े से अगले जो मेथड्स हैं उनको इसके साथ अगर मिक्स कर दूं, 3 4 जो आगे मेथड्स हैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लेट्स सपोज के आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपका एक दोस्त बैठा हुआ है यूके के अंदर, उसके पास यूके में पैसा है, उसने पाकिस्तान में भेजना है, और आपने पैसा, आपको पैसा जो है अ, वो भी पाकिस्तान में चाहिए। आप क्या करते हैं? आप अपना पैसा उसके घर में दे देते हैं। उसे कहते हैं कि आप वहां पे जो यूके वाला पैसा है जो आपने पाकिस्तान में भेजना है, वो ऐसा करें कि वो मुझे भेजें। उसको आपने कैश में दे दिया, आपको अपनी डिडक्शन बचाने के लिए। वो वहां पे अ, जो यूके में बैठा हुआ है, वहां से बैंक ट्रांसफर से पाकिस्तान में भेजेगा, वहां पे आपकी एक कंपनी ओपन है, या उस कंपनी के अकाउंट से आपको भेज देगा। आपकी वहां पे कंपनी है, कंपनी शेल है। शेल का मतलब है कि कोई बिजनेस नहीं कर रही, मगर आपके कागजों में वो डॉक्यूमेंट्स में बिजनेस कर रही है, मगर प्रैक्टिकली बिजनेस नहीं कर रही। वही पैसा जो आपका यहाँ पे मौजूद था, उसी को आपने बैंक के थ्रू ट्रेवल करवा के पाकिस्तान में लेकर आ गए। अभी वो एक जेन्युइन पैसा है कि जी वो फलां जगह में बिजनेस हो रहा है, उस पर टैक्स पे कर देंगे। टैक्स पे करेंगे अगर आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, उसके लिहाज से, रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉन रेजिडेंट स्टेटस के लिहाज से आप टैक्स पे कर देंगे। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ टैक्स को बचाना, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब डर्टी मनी को नेटवर्क में ले आना, चाहे टैक्स पे करके भी लाना पड़े। तो इस तरीके से लोग बाहर से पैसा अपने अपनी शेल कंपनीज के थ्रू आ जाती है। यहाँ पे मैंने 2 3 चीजें मिक्स की हैं। आगे जब जाएंगे उसमें आपको फर्दर क्लेरिफाई हो जाएगा। शेल कंपनी, एक्चुअली शेल कंपनी को आप सिर्फ समझें कि शेल कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ इस पर्पज के लिए बनाई गई होती है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। उसको पर्पज, वो बिजनेस नहीं कर रही होती, मगर ये कि वो जस्ट और जस्ट आपके डर्टी मनी को वाइट करने के लिए यूज होती है। इसके बाद ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग। इसमें ये होता है कि आप फेक इनवाइस जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बनाते हैं। जैसे कि
बाहर किसी बंदे से आपने एग्रीमेंट किया, उससे प्रैक्टिकली आपने जो चीज उसको भेजी है, वो भेजी है आपने 1 मिलियन की। अब जबकि उससे आप इनवाइस जब जनरेट करवाते हैं, तो वो करवाते हैं 5 मिलियन की। कि मैंने आपने आपने इनवाइस एक्चुअली जनरेट करनी है कि 5 मिलियन की, आप पेमेंट वहां से उसके थ्रू मंगवाते हैं 5 मिलियन। और उसको एक्चुअली जो आपने बाकी जो 4 मिलियन है, वो आपको उसको किसी और तरीके से पे बैक कर देते हैं। तो अभी आपका ये हो गया कि जी मैंने, बहुत आम सी चीज थी मेरी, मगर मैंने एक्सपोर्ट कर दी 5 मिलियन की। जबकि प्रैक्टिकली वो आपने 5 मिलियन की नहीं एक्सपोर्ट की होती, प्रैक्टिकली आपने वो 1 मिलियन की एक्सपोर्ट की है। इस तरीके से आप जो अपना 4 मिलियन है वो उसमें इंजेक्ट कर लेते हैं कि ये पैसा मुझे वहां से आया है, जबकि वो वहां से आया नहीं होता, आपका अपना ही पैसा होता है। ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं लोगों के, ऑफशोर अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टैक्स हेवन्स होती हैं, जहाँ पे उनके रूल्स ऐसे होते हैं कि वो पेमेंट किसी को बताते नहीं कि इसमें कितने अकाउंट में कितने पैसे में, प्राइवेसी होती है बैंक्स की। वहां पे लोग अपने पैसे छुपा देते हैं। इसी तरह क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो ये वैलेट्स होते हैं ऑनलाइन करेंसी वाले, जैसे बिटकॉइन है, और इस तरह और भी वैलेट्स, बहुत ज्यादा वैलेट्स होते हैं। इसमें लोग पैसे रखते हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं और सेल परचेज भी कर रहे होते हैं। और वो चूंकि स्टेट बैंक के कंट्रोल में नहीं होती, वहां से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक्सेस में नहीं होती, और वो डिटेक्ट नहीं होते। जब तक कि उसमें यहाँ से पैसा जाए और वहां से पैसा विड्रॉ हो, तब तक वो डिटेक्ट नहीं होते। रूटीन में ये लोग ये करते हैं कि वहीं से डॉलर इंटरनेशनली करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उसकी जो भी ट्रेडिंग अदरवाइज जो कैश की सूरत में ट्रेवल करवाते हैं। वहां पे जो डॉलर होते हैं वो वहीं पे एक वैलेट से दूसरे वैलेट में, दूसरे से तीसरे वैलेट में ट्रेवल करते रहते हैं। पाकिस्तान में वो पैसा आता ही नहीं, वहां पे छुपा रहता है पैसा उनके अंदर, जो वैलेट्स होते हैं। इसी तरह रियल स्टेट की वैल्यूएशन के अंदर भी होता है कि प्रॉपर्टी को आप ओवर या अंडर वैल्यू करके वहां से भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आगे कुछ और भी टेक्निक है मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें एक्सक्यूज मी जी, कैसीनो के अंदर लॉन्ड्रिंग करते हैं गैम्बलिंग के जरिए। कैसीनो के अंदर किस तरह करते हैं, वो इस तरह करते हैं लोग के, अच्छा 10 मिनट की रह गया, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये रिकॉर्डेड भी जो है ये भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन का कंप्लीट कोर्स जितना भी है, ये लेटर ऑन ये सारा का सारा यूट्यूब पे अवेलेबल होगा हर किसी के लिए। अगर कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेगा तो सर्टिफिकेट की कॉस्ट पे कर देगा और इसको ये इसकी एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, तो हम बात करें कैसीनो के जरिए कैसे लॉन्ड्रिंग करते हैं। कैसीनो के जरिए इस तरीके से लॉन्ड्रिंग करते हैं कि एक आदमी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो कैसीनो में चला गया और वहां से सारी अमाउंट के वहां से आप चिप्स परचेज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चिप्स परचेज कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वहां पे जाकर चिप्स वापस उनको वापस दे देते हैं। एक्चुअली आपने गैम्बलिंग की नहीं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, मगर वहां पे जहाँ पे मनी लॉन्ड जहाँ पे गैम्बलिंग लीगल है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप चिप्स परचेज कर लेते हैं और फिर चिप्स आप एक्चुअली वहां पे गैम्बलिंग करते नहीं है, और कुछ अर्से के बाद आप वहां पे चिप्स वापस कर देते हैं। और उन्हें कहते हैं, कसिनो वालों कहते हैं कि जी जो मेरा पैसा है ना वो मुझे काइंडली मुझे चेक की सूरत में दे दें या मेरे बैंक में ट्रांसफर। आप जबकि परचेज जो करते हैं वो कैश में करते हैं। अभी जब आपको वो बैंक में आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो एक प्रोसीड ऐसे कंसिडर होगी। देखिए हर चीज डिटेक्ट हो सकती है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि दिस नो परफेक्ट क्राइम इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट इज डिटेक्टेबल। मगर ये कि जो क्रिमिनल है उसने हाइड करनी है उसको, आपने वो लेयर ही उतारनी है। अभी जो हाइड करने की ये एक लेयर है जो हाइड करने के लिए यूज हो रही है। अब जब कसिनो उनको बैंक ट्रांसफर करेगा तो वो बाहर ओपनली यही डिस्कस हो, यही चीज नॉर्मली होगी कि कसिनो चूंकि सबको बैंक के जरिए पेमेंट करता है, तो बैंक के जरिए उन्हीं को पेमेंट करता है जो गैम्बलिंग में विन करते हैं, तो इसने भी विन ही किया होगा। और वो भी रूटीन में, जब तक के वहां से ऑडिट ना किया जाए, पूछा ना जाए, उसमें चेक ना किया जाए कि ये जो कौन सा इसने गैम्बलिंग खेली थी और कौन सी चिप है उसका इसका ड्रॉ निकला था, तब तक ये यही कंसिडर किया जाएगा कि इसको कैसीनो से पैसे मिले हैं। तो कैसीनो से मिले होंगे तो दैट मे बी आउटकम, दैट मे बी प्रोसीड ऑफ
प्लेइंग गैम्बलिंग। इसी तरह कुछ लॉन्ग बैक स्कीम्स होती के जरिए लोग करते हैं कि लोगों को पैसा दे देते हैं और बहुत अरसे के बाद वापस ले लेते हैं, और कहते हैं हमने लोन वापस लिया है। तो वो एक लेयर बन जाती है कि वो बहुत अर्सा पहले मैंने इसको लोन दिया था, मेरे फादर ने लोन दिया था। तो वो इस तरह करके एक लेयर पैदा कर देते हैं कि ठीक है जी, इस रिजल्ट में आया है। चैरिटी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी लोग बहुत मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मीन कि एक चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर दी, एनजीओ ओपन कर दी, उनके जरिए ये किया कि बाहर से अपनी प्रोसीड उनके अकाउंट में मंगवा ली। और चूंकि उनका जो सिस्टम होता है वो उस पर इतना ज्यादा ऑडिट नहीं होता, यही होता है कि ये कंज्यूम हो गया, फलां फलां वेलफेयर पे कंज्यूम हो गया। जबकि वो प्रैक्टिकली वहां से पैसा उसके अकाउंट में आया और बाहर निकाल के अपने प्राइवेट यूज में कर लिया। और वहां पे जो उन्होंने यूज किया वहां पे थोड़ा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा चेक होता नहीं कि पैसा कहाँ कहाँ पे यूज किया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए यूज किए तो आप 100 रुपये वहां पे शो कर सकते हैं। तो 90 रुपीज आपके वहां से वाइट होके भी बाहर आ जाते हैं। तो ये चैरिटी और जो एनजीओ वगैरह बनाई जाती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, इसमें भी लोग कहीं मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के बाकायदा स्पॉट्स होते हैं। इसी तरह हाई वैल्यू के एसेट्स परचेज वगैरह करना, इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। कि इसमें भी इसी तरह की पेमेंट आप प्रैक्टिकली थोड़ी प्राइस की मिली और उसमें ऐड करके ज्यादा अमाउंट कर देना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, फाइन टेक एप्स, ये मैं पहले डिस्कशन जो किया है कि जिस तरह के वो बिटकॉइन होती हैं, इस तरह के डिजिटल वैलेट्स होते हैं जिसके अंदर डॉलर आपके ट्रांसफर होते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके जरिए करते हैं, पेपाल वगैरह इस तरह की चीजें। ऑनलाइन परचेज और सेल कर लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। जबकि आपने अगर किस तरह का बिजनेस करना है कि जो कि इंटरनेशनली बिजनेस लेना है, उसमें लोग उसके अंदर ही डॉलर रहने देते हैं और पाकिस्तान में वो मंगवाते ही नहीं, और बाहर के काम जो बाहर की प्रॉपर्टी और बाहर की चीजों में वो यूज करते हैं। और पाकिस्तान में अगर चाहिए हो तो किसी बंदे को उधर ही डॉलर भेज देते हैं, और उसका जो रिलेटिव है पाकिस्तान में मौजूद वो उधर करेंसी दे देता है, जिसको नॉर्मली इसको दूसरी फॉर्म में हवाला भी कहते हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और चीज़ है, हवाला और चीज़ है। हवाला का मतलब ये होता है कि एक आदमी बाहर बैठा है, वो बाहर के बाहर वाले को दे देता है, और पाकिस्तान में जो बैठा है वो पाकिस्तान वाला पाकिस्तान वाले को दे देता है। दो बंदे यूके में बैठे हैं, दो बंदे उनके रिलेटिव पाकिस्तान में बैठे हैं, यूके वाला एक बंदा यूके वाले बंदे को डॉलर दे देता है, सॉरी पाउंड्स दे देता है, और उसका जो रिलेटिव पाकिस्तान में बैठा है वो पाकिस्तान वाले को पाकिस्तानी रुपीस दे देता है। मीन के प्रॉपर बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में पैसा नहीं आया, बल्कि दूसरे तरीके से आया, और ये भी इलीगल मनी होती है, और एक्चुअली ये मनी को लॉन्डर किया जाता है इससे। अच्छा, कैश इंटेंसिव बिजनेस, ये मैं शुरू में आपको जैसे बता दिया कि ऐसे कुछ बिजनेस जिसके अंदर ज्यादा कैश यूज होती है, वहां पे लोग अपने बिजनेस को वहां पे अपनी मर्जी से कैश को इंजेक्ट कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने दी थी आपको सिनेमा की, कि सिनेमा की प्रैक्टिकली वहां पे हमने देखा कि टिकट्स जितनी भी हम उसकी निकाल लें, फुल हाउस फुल भी कर लें, तो फिर भी हम देखते हैं कि वहां से इतनी प्रोसीड्स नहीं होती कि जितना वो उनकी अमाउंट वहां पे शो करते हैं। इतना मुझे प्रॉफिट, वो उतना प्रॉफिट वहां पे होता नहीं है। जिस तरह मैंने आपको साइकिल की एग्जांपल दी, साइकिल स्टैंड की, साइकिल स्टैंड है, वहां पे जितनी मर्जी आप टिकट सेल कर दें, जी मैंने वहां से ये प्रॉफिट लिया। एक शॉप है जहाँ पे कैश में मनी ट्रांसफर हो रही है, तो जो वहां पे आप जितनी मर्जी इंजेक्ट कर दें कि इतना मुझे कैश का बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है। जो डेवलप कंट्री है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्करेज किया जाता है, वहां पे इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाता है। इकोनॉमी जब डॉक्यूमेंट की जाती है उसके अंदर ये होता है कि जो आपका सेल और परचेज है वो थ्रू बैंकिंग नेटवर्क होती है। पाकिस्तान में कैश ज्यादा ट्रैवल होती है, तो कैश ज्यादा जहाँ पे ट्रैवल होती है वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। जहाँ पे आप किसी फॉरेन कंट्री, डेवलप कंट्री में जाएं, तो वहां पे वो आपसे कैश में पैसे नहीं लेंगे, चाहे आप फ्रूट सेलर के पास ही क्यों ना जाएं। फ्रूट सेलर के पास भी जाएं तो वो भी कहेगा जी आप कार्ड दें, कार्ड के जरिए हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इसी तरह मल्टीपल जुरिस्डिक्शन जहां पे ट्रांसफर होते हैं, मीन के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजे, उस कंट्री से तीसरे में भेजे, और उसमें अपने पास पाकिस्तान में मंगवा लिए। जिस ऐसे कंट्री जहां पे सिस्टम वीक हो इकोनॉमी को मॉनिटर करने का, वहां से गुजार के पाकिस्तान में लेकर आ गए, और उसको यही प्रोसीड करवाया कि जी मेरे बाहर से पैसे आए हैं और बाहर पे मेरा बिजनेस हो रहा है। और बाहर में वो चेक करने लगे तो चूंकि 3-4 कंट्री से वो ट्रेवल होके आया है, तो चेक करना भी मुश्किल हो जाए। अगर एफआईए कहते हैं ठीक है हम ट्रेस बैक करेंगे कि आपको वाकई यूके से आया है, तो जब वो यूके देखते हैं तो यूके से पता चलता है नहीं, यूके से तो फलां कंट्री में यूके में आया था, और फलां कंट्री से उस कंट्री में आया था। तो 3-4 कंट्री से जब पैसा ट्रेवल करता है, तो दरमियान में कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी को मॉनिटरिंग का सिस्टम वीक होता है, तो वहां पे आपका पैसा जो वो छुप जाता है।
इसी तरह जो सर्विसेज का बिजनेस है, जैसे मैं शुरू में बता दिया कि जिसमें ऊपर कैश इंटेंसिव बिजनेस, इसी तरह सर्विसेज के बिजनेस के अंदर भी इनवाइसेस की मैनिपुलेशन होती है। एक डॉक्टर, उसके पास पेशेंट थोड़े से आए हैं, मगर वो, ये मैं डॉक्टर की एक्चुअली नहीं बता रहा वैसे, मगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां पे वो जितनी मर्जी अमाउंट शो कर दे कि इतनी मुझे यहाँ पे इतनी फीस मिली है। एक लॉयर है, चले हम अपनी बात कर रहे हैं, लॉयर है, उसके पास हो सकता है एक साल, एक महीने के अंदर 1 लाख फीस जमा हुई है, मगर वो कुछ वाइट मनी को ब्लैक करने के लिए वो कहता है नहीं मुझे इस दफा 1 मिलियन अमाउंट हुई है, तो उसमें 9 मिलियन जो है वो वाइट कर सकता है कि मुझे सर्विसेज से मिला है, मुख्तलिफ क्लाइंट से फीस में मिला है। तो ये सर्विसेज के अंदर इनवाइस की मैनिपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ टेक्निक हैं जिससे आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। जैसे पनामा पेपर्स वाले स्कैंडल आया था, जिसके अंदर कोई 200+ लोगों के नाम थे कि जिन्हों जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। इसमें नैब के एग्जैक्ट स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट एक कंपनी का नाम था जो कराची में उसका ऑफिस था मेन, और वो फेक डिग्रीज के अंदर इन्वॉल्व थी। इंटरनेशनल वो एक्चुअली इदारा था कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन गए, मगर वो उसमें वो फेक डिग्रीज वगैरह देते थे, और उसके अंदर डिग्री की पेमेंट के जरिए, और उसके अंदर दूसरी अमाउंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है और उसमें दूसरी अमाउंट्स को वो कर लेते थे, इंसर्ट कर लेते थे, इंजेक्ट कर लेते थे। तो इस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा वहां पे भी मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर वो ये हैं आपके सामने। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, ऐसा नैब का ऑर्डिनेंस है। FIA के मुख्तलिफ लॉज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स एंड लॉज हैं। इसी तरह टैक्स एवेजन के बारे में भी कुछ ऑफेंसेस टैक्स के जो ऑर्डिनेंस हैं और रूल्स हैं उनके अंदर भी मौजूद हैं। जितने भी टैक्स के लॉज हैं उनके अंदर मौजूद हैं। ये कुछ पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं जिससे हमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से के बारे में डिस्कशन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चल सकता है। ये एक्चुअली ये पढ़ाने का मकसद ये था, मैं क्लास को स्टॉप कर लूँ।